पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारत में सुवर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। वे एक आकर्षक कदकाठी के योद्धा थे जो सभी सैन्य विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मोहम्मद गौरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चन्बर दाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में ये उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों और हाथियों को नियंत्रित करने की विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नतें मांगने के बाद जन्मे थे। वहीं उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज में षड्यंत्र रचे जाने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर दिया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का लालन पालन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिनमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। बचपन में चन्बर दाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे मित्र थे, जो एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर जी की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपने प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी। उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने का कार्य किया और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और वे एक वीर योद्धा और लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचाने जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई सीरियल और फिल्में भी बन चुकी है। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वही जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने, तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छुपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगी। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्रेम कर बैठे थे। जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया।
इस दौरान राजा जयचंद ने पूरे भारत पर शासन करने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इस यज्ञ के बाद ही संयोगिता का स्वयंवर होना था। वही पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसलिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध किया, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्हें न्योता नहीं भेजा और उनका अपमान करने के लिए द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी। वही पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने रानी संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन देश के कई बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचाने जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए। जब संयोगिता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय रानी संयोगिता मूर्ति के समीप जाती है और वरमाला पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को पहना देती है, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वही पृथ्वीराज चौहान अपने गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर वे अपनी राजधानी दिल्ली चले गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गए और इसका बदला लेने के लिए उनकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रही। जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई और दोनों सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ों की सेना का भी खास महत्व था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई युद्ध जीते, बल्कि अपने राज्य का विस्तार करने में भी कामयाब रहे। वही पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे वे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन काल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने राज्य में कुशल नीतियों के चलते राज्य का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वही पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सरहिंद, सरस्वती और हांसी पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। लेकिन इसी बीच अनहिलवाड़े में पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ गया, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया और बाद में मोहम्मद गौरी को इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये युद्ध सरहिंद के किले के पास तराइन नाम के जगह पर हुआ था, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया। वही पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी मन ही मन में प्रतिशोध से भर गया था। जब संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के कट्टर दुश्मन राजा जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उसने मोहम्मद गोरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे। तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए अपमान को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाकर राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपना सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वही उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को नहीं समझ पाए। जयचंद के धोखेबाज सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंबरदाई को बंधक बना लिया गया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। हालांकि राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासक भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी स्थापित नहीं कर सका। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी के अंदर पृथ्वीराज के प्रति बहुत क्रोध था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। कई यातनाएं सहन करने के बाद भी वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने झुके नहीं और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे पर किसी तरह की शिकंज नहीं थी। इसके साथ ही वे अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे, जिसके बाद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीची करने का भी आदेश दिया। लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गोरी का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गोरी ने उन पर कई जुल्म किए और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। वहीं इसके पहले मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के करीबी मित्र चंबरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई, जिसके बाद मोहम्मद गोरी हंसने लगा कि भला एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गोरी अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में चंबरदाई के दोहों की सहायता से मोहम्मद गोरी की दूरी और दिशा का अंदाजा लगा लिया और गोरी के दरबार में ही उसका वध कर दिया। ये दोहा कुछ इस प्रकार था: 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई ने अपने दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपना जीवन खत्म कर दिया। वहीं जब राजकुमारी संयोगिता को इस बात की खबर लगी तो पृथ्वीराज चौहान के वियोग में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो दोस्तों, ऐसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।